हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लू जिले की दो प्रसिद्ध घाटियां आनी घाटी और निर्मल घाटी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, हम इस घाटी को आनी घाटी और निर्मल घाटी को मैप के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैप में कहाँ पे है ये, उसके बाद हम इसकी जो विशेषताएं हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसे मैप में देखते हैं। दोस्तों, ये है हमारा कुल्लू जिले का मैप। इस कुल्लू जिले के मैप में अगर हम दक्षिण कुल्लू जिले के दक्षिण में देखें, तो कुल्लू जिले के दक्षिण में है ना, ये है आपकी ये है आपकी तीर्थन नदी, है ना। ये आपकी क्या है, तीर्थन नदी है। ठीक है। और ये आपकी सरियुलसर झील है। दोस्तों, इस सरियुलसर झील को ही दोस्तों इस सरियुलसर झील से ही निकलती है, हमारी झील के पास से ही निकलती है आनी नदी, जो बहन्ना के पास सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। ये आपकी कौन सी नदी है भाई? सतलुज नदी है। ओके। ये सतलुज नदी है, जो कि सतलुज नदी जो कि बाउंड्री बनाती है शिमला और कुल्लू की, शिमला और मंडी और शिमला की, ये ठीक है। दोस्तों, ये होगी आपकी आनी नदी, और इस आनी नदी के द्वारा ही बनाई जाने वाली वैली क्या कहलाती है? आनी वैली। ठीक है, तो ये होगी आपकी आनी वैली। कौन सी वैली होगी ये? आनी वैली। ओके। वहीं अगर मैं निर्मंड वैली की बात करूं, तो भाई ये है आपका श्रीखंड महादेव पीक, श्रीखंड चोटी है। श्रीखंड चोटी के पास से ही नैन सरोवर है, वहीं से ही निकलती है हमारी कुरुपन खड्ड। कौन सी? कुरुपन खड्ड, जो निर्मंड होते हुए सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, ये कौन सी खड्ड है? कुरुपन खड्ड है, जो निर्मंड होते हुए सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। और इस कुरुपन खड्ड के द्वारा बनाई जाने वाली वैली ही हमारी क्या कहलाती है? निर्मंड वैली। इसे हम क्या कहते हैं? निर्मंड वैली कहते हैं। ओके, इसे हम क्या बोल देते हैं? निर्मंड वैली बोल देते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी लोकेशन निर्मल वैली और आनी वैली की। अगर मैं बात करूं, तो जो ये जो तीर्थन नदी है ना, इस तीर्थन नदी के दक्षिण में जो भी एरिया है, दक्षिण में जो भी एरिया है, यही बाहरी सराज कहलाता है। यही बाहरी सराज कहलाता है। ओके, यही बाहरी सराज कहलाता है। समझ गए? यही बाहरी सराज कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आनी वैली की विशेषताएं। आनी वैली में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जहां से कि हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है हमारी आनी वैली। आनी वैली में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहना, है ना। यही बहना है। अगर हम इसको मैप में देखें, तो मैप में मैप में सबसे लास्ट में है हमारा बहना में ब्यास आनी नदी सतलुज में आकर मिलती है। यही आनी वैली में ही हम आनी को डिस्कस करेंगे, है ना। दलास को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिंगी धार को डिस्कस करेंगे। ओके, और जलोड़ी पास को डिस्कस करेंगे। जलोड़ी पास तो हमें मालूम ही है, पास में भी हमने देख लिया है कि जलोड़ी पास जो है वो कनेक्ट करता है आनी को बंजार वैली के साथ, और बाहरी सराज को आंतरिक सराज के साथ। आनी में सबसे पहले हम बहना देखेंगे। बहना में ही हम डिस्कस करेंगे, बहना में बहना महादेव मंदिर के बारे में। किसे डिस्कस करेंगे? बहना महादेव मंदिर। दूसरा, दलास सुई धार करके एक जगह है आनी वैली में ही, वहीं पे ही दो प्रसिद्ध प्रसिद्ध टेम्पल है, जोगेश्वर महादेव मंदिर। जोगेश्वर महादेव मंदिर, जोगेश्वर महादेव मंदिर में ही मनाया जाता है दलेस मेला। हम इसे डिस्कस करेंगे, है ना। लोहरी, लोहरी को हम डिस्कस करेंगे, लोहरी मेले को डिस्कस करेंगे, है ना। तो वही आनी मेले को हम डिस्कस करेंगे आनी घाटी में। ओके, तो सबसे पहला जो रहेगा हमारा, वो रहेगा आनी बहना। बहना में क्या? बहना महादेव मंदिर। ओके, क्या रहेगा? बहना महादेव मंदिर। तो बहना महादेव मंदिर। दोस्तों, आपने क्या क्या चीजें नोट करनी है इसमें, तो जो कि मैं लिख रहा हूँ, है ना, वही चीजें आपने नोट करनी है, बाकी आपने सुनना है। ओके, जो मैं लिखूंगा वही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, बहना महादेव टेम्पल की अगर हम बात करें, जो बहना महादेव टेम्पल है, ये फेमस है इस चीज के लिए कि यहाँ पे एक प्राचीन पीतल का मुखौटा है। किस लिए फेमस है? एक पीतल के मुखौटे के लिए। पीतल का मुखौटा, एक पीतल का मुखौटा यहाँ पे मौजूद है, जो कि काफी अति प्राचीन है। ठीक है। किस सदी के माने जाते हैं ये पीतल के मुखौटे? ये पीतल के मुखौटे माने जाते हैं 12वीं और 13वीं शताब्दी के। 12वीं और 13वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी के ये माने जाते हैं ये मुखौटे। ठीक है। इनका जो यूज है ना,
इन मुखौटों का जो यूज है वो भगवान शिव के सिर को ढकने के लिए किया जाता है, इस पीतल के मुखौटे का इस्तेमाल। दूसरा हमें यहाँ से क्या पता रहना चाहिए बहना महादेव टेम्पल से, तो वो यह कि भाई ये जो बहना बहना महादेव टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल, इसका है ना आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है दोस्तों। सतलुज, है ना, देखो ये है हमारा मैप, ठीक है, ये हमारा मैप है, और ये हमारी सतलुज नदी है। भाई दोस्तों सतलुज नदी घाटी में जो मंदिर पाए जाते हैं, जिस शैली के जो मंदिर पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं सतलुज शैली के मंदिर, है ना, क्या बोलते हैं, सतलुज शैली के मंदिर। तो ये जो बहना महादेव मंदिर है, बहना महादेव मंदिर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो है सतलुज स्टाइल, है ना, सतलुज वैली स्टाइल, यानी सतलुज घाटी की शैली। और ये सतलुज घाटी की शैली कैसी होती है, भाई जो सतलुज घाटी की जो शैली होती है ना, ठीक है, हिंदी में क्या होता है ये, बंद छत शैली, बंद छत शैली और बंद छत शैली और पगोडा शैली का मिश्रण होता है, पगोडा शैली का मिश्रण होता है, ठीक है। बंद छत शैली को इंग्लिश में हम बोलते हैं पेंट रूफ स्टाइल, और पेगोडा को पेगोडा स्टाइल। ओके, इन पेंट रूफ स्टाइल और पेगोडा स्टाइल का मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है, सतलुज घाटी के मंदिर। इसमें क्या चीज होती है, जैसे कि ये है हमारा टेम्पल है, ये टेम्पल हमारा बहना महादेव मंदिर है, ये टेम्पल क्या है, बहना महादेव मंदिर। अगर हम इसको देखें, तो जब हम इसको देखेंगे तो ये जो है ना, ये जो गर्भगृह के ऊपर है ये हमारा है किसमें, पैगोडा शैली में, किसमें, ये पैगोडा शैली में है। तो वहीं अगर जो इसके मंडप की बात हम करें, ये जो मंडप हमें दिख रहा है ना, इसकी अगर हम बात करें तो ये किसमें है, पेंट्रोफो शैली में, किसमें, पेंट्रोफो शैली में। ओके, ये बंद छत शैली में, इन दोनों का ही मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, सतलुज घाटी की शैली। ओके, सतलुज घाटी की शैली। तो जो बहना महादेव टेम्पल है ये किस शैली में, हमारा सतलुज वैली स्टाइल में है, ये हमें यहाँ पे पता रहना चाहिए। यह ऐतिहासिक मंदिर है ना, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें 8th और 9th सेंचुरी की, कब की, 8th और 9th सेंचुरी की, इसमें 8th और 9th सेंचुरी की लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति स्थापित है, और विष्णु की मूर्ति मौजूद है। ओके, कब की है ये, 8वीं और 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति मौजूद है। और जो इसमें पीतल का मुखौटा है जिसका यूज की भगवान शिव के सिर को ढकने के लिए किया जाता है, वो है हमारा 12वीं और 13वीं शताब्दी के, कब के, 12वीं और 13वीं शताब्दी के। ओके, ये था हमारा बहना महादेव टेम्पल। दूसरा हम डिस्कस करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, अन्य घाटी में दलास सुईधार करके एक जगह है, दलास सुईधार करके एक जगह है, इसे ही हम डिस्कस करेंगे, दलास सुईधार, दलास सुईधार। दलास नाम का क्या महत्व है यहाँ पे हम देखेंगे। कहते हैं कि प्राचीन समय में, कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ ऋषि मुनियों ने 12 शिवलिंग स्थापित किए थे। कितने, 12 शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किए थे, 12 शिवलिंग, 12 शिवलिंग यहाँ पे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने स्थापित किए थे, जिसके अवशेष की आज भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अगर 12 को अगर मैं संस्कृत में बोलूँ तो द्वादश बोलते हैं, है ना, 12 को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, द्वादश। ठीक है, यहाँ द्वादश शिवलिंग की स्थापना के बाद से ही इस, है ना, इसका नाम द्वादश पड़ गया, जो कि स्थानीय बोली में द्वादश बोलते हैं या फिर दलास के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, धीरे धीरे यही द्वादश नाम किस किस नाम से फेमस हो गया, दलास नाम से फेमस हो गया। ओके, दलास गांव जो है लोहरी से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यही दलास गांव में है हमारा फेमस टेम्पल जोगेश्वर महादेव टेम्पल। कौन सा टेम्पल है, जोगेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, जोगेश्वर महादेव टेम्पल, जोगेश्वर महादेव टेम्पल, ये जोगेश्वर महादेव टेम्पल। ओके, जोगेश्वर महादेव टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल पता होना चाहिए, है ना, इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल पता होना चाहिए।
तो उसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है सेम सतलुज वैली का है, सतलुज वैली स्टाइल है। सतलुज वैली स्टाइल जैसे कि हमने कहा कि यह पेंट रूफ और पैगोडा शैली का मिश्रण होता है, ठीक है, इसका मिश्रण होता है सतलुज वैली के मंदिर, ठीक है। यहीं पर ही जोगेश्वर महादेव के सम्मान में ही जोगेश्वर दलास मेला मनाया जाता है। जोगेश्वर महादेव के सम्मान में ही यहाँ पर जोगेश्वर जोगेश्वर महादेव के सम्मान में ही दलास मेला मनाया जाता है। दलास मेला मनाया जाता है आनी घाटी के दलास सुईधार गांव में, ठीक है। अगर मैं इस मेले की बात करूं तो यह भादो महीने में मनाया जाता है। भादो के महीने में 3 दिनों तक सुईधार दलास सुईधार में इस मेले को मनाया जाता है तथा यह मेला जोगेश्वर महादेव के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलों का आयोजन भी किया जाता है दलासा मेले में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लोहरी, है ना। लोहरी लोहरी में हमें क्या देखना है, लोहरी लवी मेला। लोहरी में हमें क्या देखना है, लोहरी लवी मेला। ओके, लोहरी को अगर मैं बात करूं तो भाई ये है हमारा, ठीक है। लोहरी को, जो लोहरी है हमारा लोहरी, लोहरी को बाहरी स्वराज का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। स्वराज का प्रवेश द्वार, स्वराज का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ओके, यहीं पे ही मनाया जाता है कौन सा मेला, लोहरी लवी मेला। लोहरी लवी फेयर, लोहरी लवी फेयर। लोहरी लवी फेयर की अगर मैं बात करूं तो ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। कार्तिक का महीना कौन सा पड़ता है भाई, अक्टूबर नवंबर का। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर का बनता है, ठीक है। यह मेला लोहरी लवी मेला, ठीक है, डिंगी धार पंचायत के गांव लोहरी में 2 दिन और 1 रात के लिए मनाया जाता है, ठीक है। जो लोहरी गांव है ना, ये डिंगी धार पंचायत है, डिंगी धार पंचायत में ही पड़ता है लोहरी गांव, ठीक है। इस लोहरी गांव में 2 दिन और 1 रात के लिए मनाया जाता है। इस मेले का व्यापारिक और धार्मिक दोनों ही महत्व है। यह मेला भी किसके सम्मान में मनाया जाता है, देवता जुगेश्वर के सम्मान में, देवता जुगेश्वर महादेव के सम्मान में। ओके, लोहरी लवी मेला और दलास मेला दोनों ही देवता जुगेश्वर के सम्मान में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आनी फेर को। ओके, आनी घाटी के आनी में मनाया जाता है आनी फेयर। कौन सा, आनी मेला। ओके, अगर इस मेले की बात करूं तो यह 27 बैसाख को मनाया जाता है। यह मेला 27 बैसाख को मनाया जाता है। 27 बैसाख कौन सा पड़ता है भाई, बैसाख का महीना कौन सा पड़ता है, अप्रैल मई का, है ना, अप्रैल मई का। और यह मेला 2 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। इस मेले में अन्य तहसील के देवता शामिल होते हैं। इस मेले में पूरे के पूरे अन्य तहसील के देवता शामिल होते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण लोक नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई लोहरी लवी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो वो कुल्लू के आनी तहसील में आया, आनी घाटी में। आनी फिर कहाँ मनाया जाता है, आनी घाटी के आनी में, है ना। और वही दलास मेला भी कहाँ मनाया जाता है, आनी घाटी में। और बहना महादेव मंदिर और जुगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, आनी घाटी में। और इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल, है ना, इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल। दोस्तों, आर्किटेक्चर स्टाइल हिमाचल प्रदेश में मंदिर की वास्तुकला हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक अलग से सेपरेट वीडियो रहेगी हमारी आर्ट एंड कल्चर में, हिमाचल प्रदेश के मंदिर वास्तुकला में, है ना। उसमें हम सभी शैलीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये थी आनी घाटी। अब हम डिस्कस करेंगे निर्मंड घाटी को। मैप में हमने निर्मंड घाटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। निर्मंड घाटी, सबसे पहले अगर मैं निर्मंड की बात करूं, निर्मंड घाटी में जो फेमस ऐतिहासिक जो गांव है वो है हमारा निर्मंड। ओके,
निर्मंड की अगर मैं बात करूं तो निर्मंड कुल्लू जिला में एक गांव है और निर्मंड तहसील एवं निर्मंड विकास खंड के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो निर्मंड है वो ब्लॉक भी है एक, और निर्मंड तहसील, दोनों का ही जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, निर्मंड में मौजूद है। यह गांव प्रारंभिक वैदिक काल से ही अस्तित्व में है ना। जो निर्मंड विलेज है ना, ये वैदिक काल से ही अस्तित्व में है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वैदिक एज का जो ही वैदिक काल का ही काल से ही अस्तित्व में है, ऐसा माना जाता है निर्मंड गांव, जो कि इसे भारत की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक बनाता है। निर्मंड में जो निर्मंड है, निर्मंड में सिक्स्थ और सेवन्थ सेंचुरी यानी छठी और सातवीं शताब्दी के पत्थर और लकड़ी के बने मंदिर मौजूद हैं। पत्थर और लकड़ी के बने मंदिर मौजूद है, बने मंदिर मौजूद है, जो निर्मंड गांव के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को बताते हैं। इस कारण इसे हिमालय की काशी भी कहा जाता है, किसे, निर्मंड को। ठीक है, काशी ऑफ हिमालय, काशी ऑफ हिमालय, निर्मंड को काशी ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। अगर निर्मंड घाटी में जो फेमस टेम्पल है वो है हमारा अंबिका माता मंदिर, है ना, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, परशुराम मंदिर। हम तीनों ही मंदिर को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंबिका माता मंदिर। अंबिका माता टेम्पल को, अंबिका माता टेम्पल, जो अंबिका माता टेम्पल है ना, सबसे पहले हम इसका स्टाइल देखेंगे, है ना। इसका स्टाइल क्या है, अंबिका माता का स्टाइल क्या है, पेंट रूफ स्टाइल है। यह मंदिर किस में है, पेंट रूफ स्टाइल में है। किसमें है अभी, पेंट रूफ स्टाइल में, या बंद छत शैली में है, बंद छत शैली में है। ठीक है, ये है हमारा अंबिका देवी का टेम्पल, बंद छत शैली, ये वाली शैली जो होती है ये पेंट रूफ स्टाइल होता है ना। इस शैली में है हमारा अंबिका माता टेम्पल। जैसे कि हमने कहा कि वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि पेंट रूफ स्टाइल में है हमारा कौन सा, बंद छत शैली में है हमारा अंबिका माता टेम्पल, जो कहाँ पे स्थित है, निर्मंड में स्थित है। ओके, दूसरा अगर हम बात करें अंबिका देवी मंदिर से, तो इस मंदिर में अंबिका देवी की मुख्य मूर्ति जो है वो काले रंग की है ना। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को मैदानी इलाकों से यहाँ लाया गया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कई बार किया गया है। माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण, ऐसा माना जाता है कि अंबिका माता मंदिर का 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा समुद्रसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा समुद्रसेन, राजा समुद्रसेन के द्वारा 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, समुद्रसेन राजा ने। वही हमें निर्मंड में हमें एक निर्मंड ताम्र पत्र मिला हुआ है। क्या मिला है, निर्मंड में हमें निर्मंड ताम्र पत्र मिला हुआ है। निर्मंड में निर्मंड में हमें एक कॉपर प्लेट मिली हुई है, ताम्र पत्र मिला हुआ है। ये जो ताम्र पत्र है इसे इस मंदिर में ही संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, अंबिका माता मंदिर में ही इस निर्मल कॉपर प्लेट को संरक्षित करके रखा गया है। तो ये जो निर्मल ताम्र पत्थर है यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज रहनी चाहिए कि निर्मल कॉपर प्लेट क्या चीज है, किसने इसे जारी किया था। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसमें ही डिस्कस कर लेंगे हम निर्मल ताम्र पत्र को। निर्मल ताम्र पत्र को, निर्मल ताम्र पत्र हम इसमें ही डिस्कस कर लेंगे। जो निर्मल ताम्र पत्र है, कहते हैं कि निर्मल का ताम्र पत्र 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का
ताम्रपत्र है, क्या चीज है, जो निर्मित का ताम्रपत्र है ये 7वीं शताब्दी का 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है, महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। लेकिन इस ताम्रपत्र के बारे में अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है। क्या चीज है, इस ताम्रपत्र के बारे में अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मत है। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर फ्लीट एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए, डॉक्टर फ्लीट डॉक्टर फ्लीट के अनुसार यह ताम्रपत्र 7वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का है ना। और इनके अनुसार इसे दान करने वाला अपने आप को महासामंत कहता है, इसे दान करने वाला अपने आप को महासामंत कहता है, ठीक है। जो कि है ना, इसे दान करने वाला अपने आप को महासामंत कहता है, जो कि कुल्लू तथा जालंधर के शासक के अधीन थे, है ना। किसके, इनके अनुसार कहते हैं कि यह महासामंत कुल्लू या फिर जालंधर के शासकों के अधीन थे, है ना। कुल्लू या फिर जालंधर के शासक के अधीन थे, ऐसा माना जाता है डॉक्टर फ्लीट के द्वारा इस ताम्रपत्र के बारे में और समुद्रसेन के बारे में। तो ही अगर R.S. त्रिपाठी की मैं बात करूं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए R.S. त्रिपाठी, R.S. त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं तो इनके अनुसार यह जो ताम्रपत्र है यह हर्षवर्धन के काल का माना जाता है, हर्षवर्धन के काल का माना जाता है। लेकिन यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो हर्ष के जो शिलालेख मिले हैं वो हरियाणा के करनाल के क्षेत्र के आगे नहीं मिलते हैं, ठीक है। हरियाणा के करनाल क्षेत्र के आगे हमें इसके शिलालेख नहीं मिलते हैं, कि इसके हर्षवर्धन के शिलालेख करनाल क्षेत्र के आगे नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि जो ताम्रपत्र है यह हर्षवर्धन के काल का नहीं है। वही अगर मैं कनिंघम की बात करूं, जो कनिंघम आर्कियोलॉजिस्ट थे, कनिंघम की मैं अगर बात करूं तो कनिंघम के अनुसार कनिंग भाई इसे 12th सेंचुरी का मानते हैं। कब का, 12th सेंचुरी का मानते हैं। कब का मानते हैं, 12th सेंचुरी का मानते हैं। इन्होंने इसके बारे में कुछ और जानकारी दी है। इनका कहना था, ठीक है, इनका कहना था कि भाई यह समुद्रसेन के, है ना, समुद्रसेन के समय का है, समुद्रसेन के समय का है। और ये भी समुद्रसेन को, है ना, किसके, ये भी समुद्रसेन को महासामंत कहते हैं और कहते हैं कि ये शासक कुलूत, है ना, कुलूत और जालंधर के शासक के अधीन रहे होंगे। और इन्होंने कहा कि इसमें, है ना, इसमें जो 6 वर्ष अंकित किया हुआ है वो समुद्रसेन के शासन राज्यकाल के 6ठे वर्ष की ओर संकेत करता है। ओके, इन्होंने जानकारी दी है कि जो समुद्रसेन थे, है ना, समुद्रसेन की माता परम भट्टारिका, परम महाभट्टारिका, परम महाभट्टारिका मिहिर लक्ष्मी, इन्होंने जानकारी दी है कि समुद्रसेन की माता कौन थी, परम महाभट्टारिका मिहिर लक्ष्मी थी। इन्हीं मिहिर लक्ष्मी ने ही मिहिरेश्वर की मूर्ति की स्थापना की थी और मिहिरेश्वर की मूर्ति की पूजा अर्चना के लिए ही महाराजा समुद्रसेन ने 40 ग्राम और उसके लगते, है ना, उससे लगती भूमि निर्मठ के ब्राह्मणों को दान के रूप में दी थी। इस ताम्र, है ना, क्या चीज है, कनिंघम ने कहा कि समुद्रसेन की माता परम महाभट्टारिका मिहिर लक्ष्मी थी। मिहिर लक्ष्मी ने, है ना, मिहिरेश्वर की मूर्ति की स्थापना की थी और मिहिरेश्वर की पूजा अर्चना के लिए ही समुद्रसेन ने 40 ग्राम और उसके आसपास की भूमि निर्मठ के ब्राह्मणों को दान की थी। लेकिन इस ताम्रपत्र में जिन भी महासामंतों का उल्लेख
किया गया हुआ है उनका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है, उनका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है ना। लेकिन संभवतः ये सुकेत रियासत के ही शासक हुआ करते थे, जो किसके अधीन थे? कुलूत और जालंधर के शासकों के अधीन थे। ओके, ये तो था हमारा अंबिका माता मंदिर, और उसमें जो संग्रहित करके रखा गया है नर्मद का ताम्रपत्र, उसके बारे में। यहाँ से हमें जानकारी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका कि निर्मल ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? 7वीं शताब्दी का है। और किसने जारी किया था? राजा समुद्र सेन ने। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है हमारा नेक्स्ट, कहाँ पर? निर्मंड में। ठीक है, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, इसे दक्कनी महादेव मंदिर भी कहा जाता है। दक्कनी महादेव मंदिर भी इसे कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो मौजूद लिंगम है भगवान शिव का, उसे दक्कन से लाया गया था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। ठीक है, इसके पश्चात निर्मंड में ही फेमस है परशुराम टेम्पल। परशुराम टेम्पल, कौन सा? परशुराम टेम्पल। ठीक है भाई, कहते हैं कि जो परशुराम, भगवान परशुराम है, इन्हें 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 भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जो परशुराम मंदिर है ना, परशुराम मंदिर सन 1856 ईस्वी तक हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले भुंडा उत्सव के दौरान नरबलि का स्थल हुआ करता था परशुराम मंदिर। ठीक है, परशुराम मंदिर में प्रत्येक 12 वर्ष बाद क्या मनाया जाता है? भुंडा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? भुंडा उत्सव मनाया जाता है निर्मंड में हर 12 वर्ष। और इस उत्सव की खास विशेषता क्या थी? कि इसमें नरबलि दी जाती थी, और नरबलि कब तक दी जाती थी? 1856 तक। ओके, लेकिन आज मानव के स्थान पर बकरी का उपयोग किया जाता है। ओके, इस मंदिर की मुख्य मूर्ति केवल भुंडा उत्सव के दौरान ही निकाली जाती है। ठीक है, इस मंदिर में जो मुख्य मूर्ति है, उसे भुंडा उत्सव के दौरान ही निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुख्य मूर्ति को कश्मीर के राजा ने उपहार में दिया था। किसने? कश्मीर के राजा ने उपहार में दिया था। परशुराम की मूर्ति के इसमें 3 सिर है। इस मूर्ति की क्या विशेषता है? इस मूर्ति की विशेषता है कि इसमें 3 सिर है, और बीच वाले सिर में, है ना, और बीच वाले सिर में हीरा जड़ा हुआ है। ठीक है, बीच वाले सिर में क्या है? हीरा जड़ा हुआ है। ओके, हीरा जड़ा हुआ है। भुंडा उत्सव के दौरान परशुराम मंदिर का भंडार भी खोला जाता है, और मंदिर की संपदा को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इसमें बेशकीमती वस्तुओं में 6ठी और 7वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट और सुजानु देवी की प्रसिद्ध पीतल की मूर्ति शामिल है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध मूर्ति है, किसकी है? सुजानु देवी की। ये आपको पता रहना चाहिए, सुजानु देवी की पीतल की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। पीतल की मूर्ति। ओके, कब की है ये? 6th और 7th सेंचुरी की, 6ठी और 7वीं शताब्दी की। ओके, साथ के साथ ही इस प्रतिमा पर, है ना, इस प्रतिमा पर 1026 ईस्वी का शिलालेख भी मौजूद है। 1026 ईस्वी का शिलालेख भी मौजूद है। ओके, शिलालेख भी मौजूद है। मंदिर में 6ठी और 7वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्तियां भी शामिल हैं। इस मंदिर को, अगर मैं इसके आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करूं, तो ये पहाड़ी शैली में बनाया हुआ है। किसमें? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ओके, मंदिर की दीवारों एवं स्तंभों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। साथ के साथ ही निर्मंड
है ना, निर्मंड में जो फेमस त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन से हैं? भुंडा उत्सव और बूढ़ी दिवाली। भुंडा उत्सव और बूढ़ी दिवाली। दोस्तों भुंडा उत्सव और बूढ़ी दिवाली की सेपरेट वीडियो रहेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां से आप उसको सुन सकते हैं। ओके दोस्तों, ये थी हमारे कुल्लू जिले की फेमस निर्मंड और आनी वैली। ओके, यहाँ से दोबारा से हम अगर इसकी समरी देखें तो हमें क्या क्या पता रहना चाहिए। जो बहना महादेव मंदिर है वो आनी वैली में है और किस स्टाइल में? सतलज वैली स्टाइल में है। यहाँ पे ही 12वीं और 13वीं शताब्दी का पीतल का मुखौटा स्थित है। साथ के साथ ही 8वीं और 9वीं सेंचुरी की लक्ष्मी और विष्णु की मूर्ति स्थित है। दलास सुईधार में दलास मेला मनाया जाता है और जोगेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो भी किस शैली में है? सतलुज वैली शैली में है। लुहरी लवी मेला और आनी मेला आपको पता रहना चाहिए, आनी घाटी में है। साथ के साथ ही निर्मंड घाटी से हमें पता रहना चाहिए अंबिका माता टेम्पल किस स्टाइल में है? पेंट्रोफा स्टाइल में है। और साथ के साथ ही किसने बनाया है? राजा समुद्र सेन ने बनाया है। निर्मंड का ताम्रपत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दोस्तों आनी वैली और निर्मंड वैली से शिमला कमीशन ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मण ताम्रपत्र किस सदी से संबंधित है? भाई कब पूछा गया है? अलाइड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, 7वीं शताब्दी का है। निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो वो कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है? 12 वर्ष के अंतराल पे। ये एचएस 2013 का क्वेश्चन है। वही अलाइड 2017 में आया क्वेश्चन है कि कुल्लू का निर्मंड क्षेत्र किस ऋषि से संबंधित है? तो कौन से ऋषि से संबंधित है? परशुराम ऋषि से संबंधित है। क्यों संबंधित है? इसको आप भुंडा उत्सव के दौरान आप इसको समझेंगे। निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? तो वो 7वीं शताब्दी में। भाई कनिंघम के अनुसार 12वीं शताब्दी की थी, लेकिन लेकिन ओवरऑल सभी का जो सामंजस्य है वो कहता है कि वो 7वीं शताब्दी की थी। भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये कुल्लू जिला है ना, कुल्लू जिला में फेमस है, लेकिन शिमला के रामपुर में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है, रोहडू में मनाया जाता है और अपर एरियाज में, किन्नौर वाले एरियाज में भी इसको मनाया जाता है। भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो है परशुराम जी से। ओके, ये क्वेश्चन थे जो कि शिमला कमीशन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन थे, आनी घाटी और निर्मंड घाटी से। दोस्तों ये था आपका आनी घाटी और निर्मल घाटी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।